वेलकम टू योर ड्रीम कॉलेज। सभी का एक सपना होता है कि हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है और आप लोगों को मिल गया है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशन टू ऑल। ये सपना इतना आसान नहीं होता है हमारे लिए। आज भी कई सारे बच्चे हैं जिनको मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल पाता है और उसके कारण न केवल स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आप लोगों ने डिप्रेशन से आगे आने का एक कदम बढ़ा लिया है। अब अपने को जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो आपको पता है कि एनएमसी अभी बना है, आपका नेशनल कमीशन ऑफ मेडिकल या मेडिकल कमीशन। उन्होंने बोला कि आपको भी सभी चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी होनी चाहिए और हमारे साथ पीएसएम की एसोसिएट प्रोफेसर बैठी हैं डॉक्टर नीलिमा शर्मा। वो आपको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में दूसरे जो मेडिसिन हैं वो उसके बारे में जानकारी देंगी। उसमें बहुत सारा मेडिसिन पढ़ाई जाती है। तो ऐसा ही एनएमसी ने डिसाइड किया कि एमबीबीएस के स्टूडेंट को भी आयुष के बारे में जानकारी होना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे यहाँ बैठे होंगे जो कभी न कभी बचपन में आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिए होंगे या अभी भी ले रहे होंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा देश जो है वो सर्वधर्म समभाव रखता है, तो वैसे ही सभी पैथी के लोगों को समान सम्मान यहाँ पे उपलब्ध है। हमारे पास आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, एमडी, डीएम। वो अपने ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं और अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। कई सारे पेडियाट्रिशियंस जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो अपने बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी में आते हैं। और कई सारे हड्डी के डॉक्टर जो लोगों का घुटना बदलते हैं वो उनके दादा दादी नाना नानी का इलाज कराने हमारे पास आते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें भी जब जरूरत होती है तो हम अस्पताल में जाते हैं, हमारे बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। तो ऐसा कहाँ हमको जरूरत पड़ती है, अगर आप आगे जाएंगे और जब सर्जरी की किताब पढ़ेंगे तो सर्जरी में एक क्लिनिकल सर्जरी की बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स डॉक्टर्स बनते हैं, वो जो रेयर डायग्नोसिस बनाते हैं वो रेयरली करेक्ट होती है ना। आप लोग क्या है कि अभी मेडिकल में एडमिशन हुआ तो आपके पास जब गाँव जाओगे अभी छुट्टी लगेगी, फिर घर जाओगे तो लोगों को पता चलेगा। आजकल तो सब लोग अपना अपरान पहन के और स्टेथो लगा करके स्टेटस वगैरह डाल ही दिया होगा, तो पता चल गया होगा 500,000 लोगों को। तो आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और पूछने लगेंगे कि मुझे क्या हो गया है। तो अभी तो आपको रिपोर्ट देखना पता ही नहीं गया है, फिर भी आप उनको एडवाइस देंगे। तो ऐसा हमारे देश में चलते रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में क्या है कि 2-3 तरीके से मेडिकल सिस्टम चलता है, आपको सब पता है। एक तो ये इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, जैसे हम लोग इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, आप लोग 5.5 साल का कोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद लोगों को एडवाइस देंगे, है ना। उससे भी आजकल काम नहीं चलता है। 5.5 साल का आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद 3 साल का एमडी करेंगे, फिर 2 साल का डीएम करेंगे, 5, 3, 8 और 2, 10 मतलब 11 साल टोटल लगेगा, है ना। 11 साल बाद भी आप जब एडवाइस देने लगेंगे तो थोड़ा सा डर लगेगा, आपको हिचक लगेगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है उनको कोई डर नहीं लगता है ना। एक तो वो जो शौकिया प्रैक्टिस करते हैं, पहले डॉक्टर के यहाँ सीखते हैं, वहाँ पे कंपाउंडर रहते हैं, फिर थोड़े दिन बाद उसी डॉक्टर के आसपास एक दवाखाना डाल लेते हैं। एक वो वाले डॉक्टर रहते हैं और एक वो वाले डॉक्टर रहते हैं जो पैतृक चली आती है, उनके दादाजी करते थे, फिर उनके पिताजी करने लगे, फिर वो करने लगे। तो ऐसा 3 तरीके का सिस्टम हमारे यहाँ चलते रहता है और तीनों चल रहा है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं दैट इज अल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम, स्पेशली होम्योपैथी। और मैं आपको सभी आयुष के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज आयुष। आयुष मतलब, ये तो मेरा ब्रीफ मैडम ने बता दिया। वैसे मेरा ब्रीफ बहुत सारा अवेलेबल है गूगल पे या यूट्यूब पे। आजकल आप लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, तो गूगल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, वहाँ सारा ये अवेलेबल है। डॉक्टर ए.के. द्विवेदी होम्योपैथी लिखेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा। यस, जो मैं अभी बात कर रहा था कि सारे सिस्टम की जरूरत क्यों है।
जरूरत क्यों है? आपको बुखार होता है या आपको खांसी होता है, आपको सर्दी होता है, तो आप दवाई लेने जाते हो। समटाइम्स वो दवाई से आप ठीक नहीं होते। ऐसा क्या है, क्यों नहीं ठीक होते? तो फिजियोलॉजी में लिखा हुआ है कि नर्व फाइबर कैन बी स्टिमुलेटेड बाय अ सुटेबल स्टिमुलस। नर्व इम्पल्सेस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय अ सुटेबल स्टिमुलस। वो सुटेबल स्टिमुलस जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप ठीक नहीं होंगे। तो वो सुटेबल स्टिमुलस आखिर है क्या? वो एलोपैथी है, वो होम्योपैथी है, वो नेचुरोपैथी है, वो आयुर्वेदा है, या फिर वो कुछ और है? ये आपको जानना चाहिए। शायद इसी को बेस्ड रखते हुए कमीशन ने आपको बोला कि आपको इन सारी बातों की जानकारी होना चाहिए, सो दैट कि यू कैन रेफर अ पेशेंट जहां वो ठीक हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे मरीज हम ठीक कर पाए, लेकिन वो मरीज कहाँ ठीक हो सकता है वहां तक उसको भेज देना ठीक करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी होता है। तो वो नर्व इम्पल्स कैन बी स्टिमुलेटेड बाय अ सुटेबल स्टिमुलस। जब तक सुटेबल स्टिमुलस हमारे ब्रेन पर पहुंचता नहीं है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक, तब तक हमको वो बात समझ में आती नहीं है। तो वो सुटेबल स्टिमुलस क्या हो सकता है? वो केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। सुटेबल स्टिमुलस कैसा हो सकता है? केमिकल नेचर का हो सकता है, या फिर मैकेनिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है। केमिकल मतलब एलोपैथी, यू वेरी वेल नो कि हमारे पास टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शंस है, सब टोटली केमिकल बेस्ड है। केमिकल का बेनिफिट क्या है? वेरी फास्ट एक्टिंग। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है? उतना ही फास्ट रिएक्शन। जितना फास्ट एक्शन उतना ही फास्ट रिएक्शन। तो ये केमिकल है। केमिकल में क्या होता है कि आपको अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया तो बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। दूसरा, अगर उसी को जाए हम थोड़ा सा और आगे जाए तो आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को कुछ लोग केमिकल मानते हैं, कुछ लोग केमिकल नहीं मानते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझाता हूँ। आयुर्वेदा में क्या है? कुछ केमिकल या कुछ इलेक्ट्रिकल या कुछ उसका एलिमेंट्स का भस्म बनाते हैं हम लोग, जैसे स्वर्ण भस्म या फिर मरकरी का कुछ बनाते हैं। तो जब इस तरीके का बनाएंगे तो वो केमिकल बेस्ड हो जाएगा। एलिमेंट्स जो है उसका भस्म बनाएंगे, तो इसलिए उसमें पथ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको नहीं खाना है उसके साथ। अगर आप उसका सेवन करेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से आपको एलोपैथी भी था, वो प्योर केमिकल है। जितना जल्दी आपको फायदा दिलाएगा उतना जल्दी आपको नुकसान भी करा सकता है। अब मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल में कुछ लोग फिजियोथेरेपी को मानते हैं। मैकेनिकल का क्या इंपॉर्टेंस है? आप तो एलोपैथिक डॉक्टर बनने वाले हैं, आपके पास इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आपके पास इतने बड़े ऑपरेशन थिएटर होते हैं, उसके बाद मरीज को आप सजेस्ट क्या करते हैं कि 1.5 महीने फिजियोथेरेपी कराना है ना। किसी का फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद उसका ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद उसको प्लास्टर लगा दिया, वो थोड़े दिन बेड रिडन रहा, उसके बाद डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी कराना। क्यों फिजियोथेरेपी कराना? क्योंकि जो स्टिफनेस आ गया है वो बिना मैकेनिकल के ठीक होने वाला नहीं है। आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट में टेढ़ापन आ गया, ये जॉइंट का टेढ़ापन कौन सी पैथी ठीक कर पाएगी? कोई भी पैथी ठीक नहीं कर पाएगी। जॉइंट का टेढ़ापन है तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमको फिंगर से ऐसे इसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो मैकेनिकली ठीक होएगा ना। कोई भी टेढ़ापन है तो वो टेढ़ापन आखिर ठीक कैसे होगा? तो ठीक करने के लिए हमको मैकेनिकली जाना पड़ेगा। आप लोग अभी खूब सारा मोबाइल चलाते हैं ना, मोबाइल चलाते हैं तो गर्दन पर दबाव आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। या फिर बैठे होते हैं तो हमारे बैक पर पेन होता है, कमर दर्द होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। अब मैं बोलूं कि आप बैठना बंद कर दीजिए या मैं बोलूं कि आप मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, तो ऐसा तो संभव है नहीं। तो उसके लिए हमको मैकेनिकली कैसे करेक्शन करना है वो इम्पोर्टेंट है। एक टेबल देंगे हमको, बता रहा हूँ। फिर योगा इलेक्ट्रिकल कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो योग के द्वारा भी हम मैकेनिकली करेक्शन करा सकते हैं और फिजियोथेरेपी के द्वारा भी हम मैकेनिकली करेक्शन करा सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आपका जो केमिकल सिस्टम है
दैट इज एलोपैथी एंड आयुर्वेदा, उसके बाद भी हमको मैकेनिकल का सपोर्ट लगेगा ही। गेटिंग माय पॉइंट? सभी को पता है कि ऑपरेशन करने के बाद फिजियोथेरेपी कराने का सलाह देते हैं, ये तो पता है ना आपको। तो क्यों कराने का सलाह देते हैं? क्योंकि जो स्टिफनेस आ जाता है, 1-1.5 महीने अगर उसको प्लास्टर लगा तो 1-1.5 महीने बाद क्या होगा, जॉइंट स्टिफ हो जाएगा। तो वो स्टिफनेस खोलने के लिए उसको फिजियोथेरेपी कराने की जरूरत होती है। अब एक नया है थर्मल। थर्मल आपने सुना हुआ है? थर्मल की कहां जरूरत पड़ती है आपको? आप लोग देखे होंगे कभी आईसीयू में गए होंगे, तो आईसीयू में पेशेंट एसी में एडमिट रहता है। आईसीयू पूरा एयर कंडीशन होता है और उसके सामने एक ब्लोअर लगा दिया जाता है। कभी देखा है ऐसा? कहां एडमिट है? एलोपैथी के बहुत बड़े अस्पताल के आईसीयू में, जहां पे ढेर सारा इंजेक्शन है, ढेर सारा सिस्टम है, ढेर सारा डॉक्टर्स है, लेकिन उसको थर्मल की जरूरत पड़ रही है। बॉडी उसकी सब नॉर्मल हो गई है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर कम हो गया है, तो उसको गर्म करने के लिए वहां पे ब्लोअर लगाना पड़ेगा या फिर कॉटन की रैपिंग करना पड़ता है। हाथ और पैर में कॉटन लपेट करके रख देते हैं। कोई ऐसी दवाई नहीं है जो टेम्परेचर को बढ़ा सके। आप सोचिए, हम इतने बड़े सिस्टम को लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर वाले का सिस्टम इतना कमाल का है कि वो बॉडी को बिलो नॉर्मल टेम्परेचर लेकर के आया, और वो टेम्परेचर कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई बढ़ा नहीं पाती है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि उसको आईसीयू में एडमिट किया है और वहां पे हीटर लगा करके रखा है, या कॉटन रैप करके रखा है, हाथ और पैर को उसको ऐसा कवर करके रखा है, या डॉक्टर सलाह देता है कि कवर करके रखें। ये एक एग्जांपल है थर्मल का। दूसरा एग्जांपल, अगर आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तो कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई तुरंत टेम्परेचर कम करने में सहायक नहीं होता है। उसके लिए डॉक्टर क्या सलाह देता है आपको? कोल्ड स्पंजिंग करेंगे, या फिर आइस वाटर बाथिंग, पानी में उसको लेटा करके रखते हैं, ठंडे पानी में। आप देखिए, यू आर हैविंग सच ए बिग हॉस्पिटल, सच ए बिग मेडिकल कॉलेज। अभी मैडम वही बोल रही थी कि प्राइवेट कॉलेज में तो कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बोलती है करने का। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर नहीं कम करता। सुना होगा ना आप लोगों ने, तो देखा होगा घर में कि वो बुखार आ जाता है, वो बच्चा तड़पने लगता है या चिल्लाने लगता है, तो माँ क्या करती है, गीला कपड़ा लेती है और इस पे माथा पर या ऐसा बदन को गीला कर देती है। दैट इज द थर्मल ट्रीटमेंट, दैट इज साइंटिफिक। थर्मल ट्रीटमेंट से क्या होगा, तुरंत उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हमको थर्मल की भी जरूरत पड़ती है, हमको मैकेनिकल की भी जरूरत पड़ेगी। आपको मैकेनिकल की जरूरत कैसे पड़ा? फिजियोथेरेपी या फिर योगा। थर्मल का टेम्परेचर का जरूरत कैसे पड़ा? हमने बताया आपको कि आईसीयू में जाएंगे तो वहां भी हमको थर्मल का जरूरत पड़ता है। अस्पताल में एडमिट होंगे और बुखार नहीं उतरता है, तो वहां पे भी हमको थर्मल का जरूरत पड़ता है। तो हीट एंड कोल्ड, अगर इसको हम आपके मेडिसिन की भाषा में बोले तो उसको नेचुरोपैथी, यू कैन से नेचुरोपैथी। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी समझाते रहते थे कि मिट्टी में जितना खेलोगे तो आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, है ना। आप लोग भी सुने होंगे, अभी कोविड में पिछले 2 सालों से सुना होगा ना, इम्यूनिटी। पेरेंट्स आते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए और बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दे दो कि बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, जिससे वो बार बार बीमार ना हो। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है? नेचर के करीब जाने से, है ना। अभी कोविड में लोगों ने क्या किया कि बड़े बड़े घर बनाना चालू कर दिया, सबसे अलग पृथक, वहां पे वो नेचर के करीब गए। तो जब हम नेचर के करीब होंगे तो हमारी इम्यूनिटी ज्यादा मजबूत होगी। जब हम पेड़ के करीब होंगे तो हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। जब हम मिट्टी के करीब होंगे तो हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा बेहतर हो सकेगी। तो इस तरीके से हमको नेचुरोपैथी बताया गया, ठीक है। अब कमिंग टू होम्योपैथी। होम्योपैथी तो आपको पता है, मीठी मीठी गोलियां होती हैं, सबको पसंद आती हैं। आप लोगों ने खाया होगा ना, बहुत सारा खाया होगा। तो वो क्या है, एक्चुअली जो मीठी गोली आप खाते हो दैट इज शुगर पिल्स, है ना। वो
प्लेन शुगर पिल्स होती है, वास्तव में जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दैट इज लिक्विड बेस्ड। वो सभी चीजों से बनाई जाती है। सोने से भी, गोल्ड से भी बनी हुई है मेडिसिन, चांदी से भी बनी हुई है, आपके प्लांट से भी बनी हुई है, कैलेंडुला से भी बनी हुई है, वेजिटेबल किंगडम है, मिनरल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बहुत सारा है। तो वो सारा जो बनता है, ऐसा दो चाहिए, एक से नहीं बनता। तो वो जो मेडिसिन बनती है वो सारी लिक्विड रहती है, लिक्विड थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए उसको शुगर पिल्स में डाल करके दिया जाता है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल का मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, तो क्या किया, तुरंत जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट दे दिया। सुना है ऐसा? एक गोली आती है सॉर्बिट्रेट, जिसको जीभ के नीचे देते हैं। या उसका बीपी बढ़ गया तो उसको डेपिन कैप्सूल फोड़ करके जीभ के नीचे दे दिया। जीभ के नीचे क्या है, नर्व है, ऐसे देखेंगे ना आप, तो नर्व दिखेगा, तो नर्व से तुरंत वो ब्रेन को एक्टिवेट कराएगा और नर्व फाइबर, नर्व इंपल्स जो है स्टिमुलेट करेगा आपके हायर सेंटर को, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उससे एक्शन होगा और तुरंत उसका बीपी कम हो जाएगा या फिर उसके कार्डियक एक्टिविटी में इंप्रूव आएगा, और जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम मिल जाएगा सो दैट कि आप उसको अस्पताल तक पहुंचा सके। समझ रहे हैं? डॉक्टर बनेंगे, मैं उतना बड़ा नहीं हूं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाए सो दैट कि आपको ये लाइफ टाइम तक याद रहे। दीज आर द इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसको बच्चे भूल जाते हैं, तो वो याद कब आता है, जब हमारे रिमोट मेमोरी में बैठा रहेगा, और जब इस तरीके की कंडीशन आएगी तब आपको याद आएगा। आपको अभी तो सारा आज याद रहेगा, आज शाम तक पूरा याद रहेगा, लगेगा कि बहुत अच्छा पढ़ा है और सारा याद रहेगा, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, आपको भूल जाएगा। तो हमारे पास दो तरह की मेमोरी है, एक रिसेंट मेमोरी और दूसरा रिमोट मेमोरी। जो लोग यहाँ मेंटली प्रेजेंट है, फिजिकली तो सभी प्रेजेंट है, जो मेंटली प्रेजेंट होंगे उनके डायरेक्ट वो रिमोट मेमोरी में बैठ जाएगा। तो वो जब हमको जरूरत पड़ेगी, जब इस तरीके का सर्कमस्टेंसेस आएगा, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि डॉक्टर द्विवेदी आए थे, उन्होंने हमको ऐसा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ाया था। तो वो आपको हेल्प करेगा आपके क्लिनिकल लाइफ में, आपको प्रैक्टिस में, आपके घर के लिए तो यूज करेगा ही। जैसे अभी आपको रिपोर्ट आएगी तो आप बताओगे ना, उनको एडवाइस करोगे ना दवाइयाँ, तो उनको आपको एडवाइस करना है, वो भी आपके लिए है, तो उस तरीके से आपको हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रिकल में सभी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या हो सकता है, आपका मैंने एलोपैथी में दो एग्जांपल दिया, एक तो डेपिन कैप्सूल हो सकती है जो आपका बीपी कम करा सकता है, या फिर सॉर्बिट्रेट हो सकता है जो आपका कार्डियक एक्टिविटी को बेहतर कर सकता है या थोड़ी देर संभाल कर रख सकता है, सो दैट यू कैन रीच टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। ठीक। दूसरा हमारी होम्योपैथी, वो क्या करते हैं, वो जीभ के नीचे रखते हैं, मुंह में रखते हैं, और वो होम्योपैथिक दवाई लेने से उसको तुरंत एक्शन में आ जाता है। वो कैसे करता है, नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करता है, नर्व फाइबर के लिए वो सुटेबल स्टिमुलस बनता है और उससे उसका एक्टिविटीज जो है वो बेहतर होती चली जाती है। और हम बात कर रहे थे कि योगा हमने मैकेनिकल में भी लिया है और योगा इलेक्ट्रिकल में भी जाएगा। योगा इलेक्ट्रिकल कैसे हो जाएगा, योग क्या है कि योग से हम समाधि की ओर जाते हैं। योग क्या है, वो मन के लिए है। योग अभी मैंने शरीर के लिए बताया, आपको दो आसन बताया, एक तो सर्वाइकल के लिए भुजंगासन और दूसरा बैक पेन के लिए, लंबर के लिए सेतु बंधासन, अभी मैं करवा करके दे रहा हूं आपको। तो ये मैकेनिकल था, यहां पर हमको करेक्शन कैसे किया, पोजीशन के लिए किया, तो यहां पर मैकेनिकल था। दूसरी ओर करेक्शन हम कैसे करते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट कैसे आते हैं, डॉक्टर साहब मैं 15 साल से नींद की दवाई खा रहा हूं, लेकिन अब नींद की दवाई असर नहीं करती है। पेशेंट कैसे आता है, पहले वो 0.5 मिलीग्राम से चालू होता है, फिर 1 मिलीग्राम पे आता है, फिर 1.5, फिर 2, ऐसा उसका डोजेज बढ़ते चले जाता है, और डोजेज बढ़ाने के बाद भी उसको आराम नहीं होता है। तब दे सर्चेस अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, और तब वो हमारे पास आते हैं, और तब हमको उनको आराम दिलाना होता है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, उसको शवासन कराना। शवासन क्या है, 15 मिनट तक शांति से वो लेट जाएगा जमीन पर, मन में कोई विचार नहीं आने देगा। इस तरीके से अगर वो थोड़ी देर लेटता है सोने के पहले, तो उसको नेचुरल तरीके से नींद आने लगती है। तो वो कैसे चला जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल मेथड में चला जाएगा।
गिर जाता है, उसको पैर में चोट लग जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, या होठ कट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, बच्चा रोने लगता है ना, और माँ उसको गोद में उठा लेती है, बच्चा चुप हो जाता है। उसको चोट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो दर्द भूल जाता है। दैट इज द इलेक्ट्रिकल लॉ ऑफ मदर। वो कोई भी दवाई नहीं करा सकती, कोई भी दवाई उस बच्चे का दर्द तुरंत रोक नहीं सकती, कोई भी इंजेक्शन उसका तुरंत दर्द नहीं रोक सकता, लेकिन माँ ने उसको गोद में उठा लिया तो वो इलेक्ट्रिकल पावर, वो जो उसको फीलिंग हुई, उसने उसके दर्द को कम कर दिया। ये हम और कहाँ देखते हैं, हम लोगों को बुखार होता है ना, वो पीलिया झड़वाने जाते हैं, झड़ाए बोले पीलिया कम हो गया, कुछ तरह का पीलिया ऐसा होता है कम हो जाता है, कुछ लोग झड़ाते रहते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। ये भी आप लोगों ने सुना होगा ना, अस्पताल के डॉक्टर उनको डांट लगाते हैं कि क्या झड़ा रहे थे, अभी तक इतना बढ़ा करके मेरे पास आए हुए हो। सुना है ना ये सब। मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहा हूँ दूसरे देश की, अपने देश की बात बता रहा हूँ। और कहाँ आप देखते हैं वो मौलवी साहब भी झाड़ते रहते हैं, वो मौलवी साहब दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके बुखार नहीं उतरता है या कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती तो हम कहाँ चले जाते हैं, मौलवी साहब के वो झाड़ देते हैं और ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है, क्योंकि बीमारी का ड्यूरेशन खत्म हो गया रहता है। भाई बुखार आता है, 2 दिन 4 दिन बुखार आएगा, तो 2 दिन 4 दिन क्या करेगा आदमी, अपने आसपास का या घरेलू इलाज करेगा, फिर वो स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, स्पेशलिस्ट के पास जाएगा 4-5 दिन 6 दिन 7 दिन हो जाएगा, वो 3 दिन का दवाई लिखेगा, फिर वहां से भी बुखार नहीं उतरा तो होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक के पास जाएगा, तब तक कितने दिन हो जाएगा, 10 11 12 दिन, फिर वो लगा कि अभी भी नहीं उतर रहा है तो झड़वाने चला जाता है, तब तक 13-14 दिन या 15 दिन हो जाता है, और वायरल का ड्यूरेशन जो है वो 12 से 14 दिन होता है, तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो उसको लगता है अरे यार इतना सारा कराया ठीक नहीं हुआ, और झाड़ दिया तो ठीक हो गया, है ना। अब दूसरे तरफ चलते हैं, हमारे यहाँ जैन मंदिर है, वहाँ पे क्या होता है, रोज पानी मिलता है टाइफाइड उतारने का, पता होगा ना आप लोगों को, कुछ लोग यहाँ जैन भी होंगे। तो हमारे यहाँ टाइफाइड के लिए पानी लेने जाते हैं, दवाई से पहले पानी पीना है। अब पानी में क्या है, मैंने खोजने का कोशिश किया, मैं साइंटिस्ट आदमी हूँ, तो पानी क्या है, वो मंदिर में जो चंदन से उनको धोते हैं ना, उसका पानी है। तो चंदन का पानी क्या करता है, शीतलता कराता है ना। हम टाइफाइड को क्या बोलते हैं, एंट्रिक फीवर। तो एंट्रिक फीवर में जब हम टैबलेट खाते हैं तो उसको और ज्यादा एसिडिटी होगी, तो वो एसिडिटी को कम करने में एंट्रिक फीवर में वो टाइफाइड के लिए वो पानी हेल्प करता है। और मरीज बोलता है कि अरे दवाई खाया तो कुछ नहीं हुआ, पानी पिया तो ठीक हो गया। मेरे पास काफी सारे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इतने दिन से दवाई खा रहा था, आपका दवाई आराम नहीं हुआ, तो मैंने क्या है कि 7 दिन से वॉकिंग करना चालू कर दिया, तो जब से मैं वॉकिंग कर रहा हूँ ना तब से मुझे बहुत आराम है। तो मैं बोलता हूँ भाई दवाई छोड़ दे, वॉकिंग ही कर ले केवल। नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, दवाई भी आप दे दो, पर आपको बता रहा हूँ। तो बता क्या रहा है भाई, 7 दिन जब दवाई खाएगा तो उसके बाद ही तो इफेक्ट आएगा ना, है ना। आज आपने दवाई दिया तो जरूरी थोड़ी कि आज ही उसका बीमारी ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा। तो वो टाइम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाता है। कई बार लोग पहले एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर से ठीक नहीं होता है, फिर वो होम्योपैथी या आयुर्वेदा के पास पहुंचते हैं, तब तक उसका ड्यूरेशन जो है बीमारी का वो कम होते चले जाता है। जब स्टार्टिंग होगा बीमारी का तो पीक बहुत हायर साइड रहेगा, जब पीक हायर साइड रहेगा तो कोई भी दवाई असर नहीं करेगा, फिर अपने आप पीक जब लोअर साइड आएगा तो सभी दवाइयां असर करेंगी। तो ऐसा भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक जो पैथी होता है उसके प्रति उसका सम्मान बढ़ जाता है, एक पैथी जो जिसके पास पीक पे गया होगा उसके पास सम्मान कम हो जाएगा, जो भी पैथी रही होगी जिसके पास भी वो पहले गया होगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, हमारा नर्व फाइबर को स्टिमुलेट कराना है ना। जब तक स्टिमुलेशन नहीं होगा, एक्शन कैसे होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वो किसको आर्डर करेगा, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट आपके अलग अलग सिस्टम पे ले जाएगा, टिश्यू पे ले जाएगा, मसल फाइबर पे ले जाएगा, उससे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये चारों सिस्टम समझना था। समझ में आया आप लोगों को? किसी को नींद वींद तो नहीं लग रही है, बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं तो देखो किताब ही नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको हमेशा याद आएगा। काम क्या किया, आयुष मंत्रालय बनाया।
पहले आयुष जो है वो एलोपैथी के साथ ही था, उन्होंने आयुष का अलग से मंत्रालय बना दिया। पहले एक विभाग था डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, उसको उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना दिया 2014 में। और 2015 से मैं आयुष मंत्रालय का मेंबर हूँ और अभी तक हूँ, कंटिन्यूएशन में 2025 तक के लिए बना दिया है। तो आयुष में ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। आयुर्वेदा से आप लोग भली भांति परिचित है। हमारे घर में क्या होता है कि मसाले डाले जाते हैं ना, वो मसाले क्या है, सब आयुर्वेदा से। दालचीनी डाली जाती है, दालचीनी हार्ट के लिए अच्छा होता है। लहसुन आप लोगों को पता ही है कि लोग बोलते हैं कि अगर आपको कार्डियक की प्रॉब्लम से बचता है तो रोज सुबह सुबह गार्लिक खाया करो, सुना है ना आप लोगों ने। फिर और क्या करता है वो गोल्डन मिल्क, लड़कियां पीती नहीं है दूध, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी डांट भी लगाता हूँ कि दूध पिया करो रोज। तो कोरोना में आ गया कि दूध में हल्दी डाल करके पीने से आपका इम्यूनिटी बढ़ेगी, गोल्डन मिल्क देखा होगा ना आप लोगों ने, आपके उस पे वो इंस्टा पे आया होगा उसकी अच्छी सी तस्वीर। यूनानी हमारे देश में भी चलती है, यूनान से आई हुई है। यूनानी एक वर्ग विशेष के लोग प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे पावर को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बाकी और भी दूसरी चीज़ों में हम लोग देखते हैं, जैसे ब्लड प्यूरिफायर के रूप में भी बहुत सारी यूनानी मेडिसिन है, स्किन के लिए भी है। तो यूनानी में भी एक अच्छा सा मेडिसिन सिस्टम है और BUMS करके कोर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है। तो उस तरीके से देन सिद्धा जो है वो साउथ में ही प्रयोग हो रहा है अभी हमारे देश में। साउथ में जो साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ पर सिद्धा प्रयोग होता है। तो बहुत ज़्यादा सिद्धा अभी प्रचलित में नहीं है, मतलब पूरा देश में प्रचलित में नहीं है। बाकी सारी तो पैथी प्रचलित में है पूरा देश में। और होम्योपैथी मीठी गोलियां सबको पसंद है, पता भी है। So what is Ayurveda? It is based on the belief that health and wellness depends on a dedicated balance between the mind, body and spirit. Its main goal is to promote good health, not fight disease, but treatment may be great towards the specific health problem. अगर आप WHO के हेल्थ के डेफिनेशन को देखेंगे तो उन्होंने हेल्थ को डिफाइन किया हुआ है। क्या डिफाइन किया हुआ है? यस, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबीइंग। अभी मैंने उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करा है, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं WHO को सजेस्ट कर सकूं। मैंने उसको करा है कि सोशली, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली वेलबीइंग है। बिना इकोनॉमी के आपको हेल्थ की कल्पना अब इस युग में पॉसिबल नहीं है। कैसे? मान लो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे कहाँ एडमिट होना पड़ेगा? पास के छोटे नर्सिंग होम में नहीं, कहाँ? बॉम्बे अस्पताल में या कोकिलाबेन अस्पताल में या दिल्ली मेदांता के अस्पताल में। तो उधर पे कितना खर्चा आएगा? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसे ही आएगा ना। 10 दिन 5 दिन अगर आईसीयू में एडमिट रहा व्यक्ति तो कितना खर्चा आता है? 20 लाख, 25 लाख। एक दिन का आईसीयू का खर्चा 1 लाख रुपया होता है। तो अगर आपके पास इकोनॉमिकली आप साउंड नहीं है तो यू कैन नॉट गेन अ गुड हेल्थ। हम देखते हैं हमारे एमओआई में 4000 लोगों की ओपीडी है। कितने की? 4000 लोगों की ओपीडी पर डे होती है। आप सोचिए वहाँ लाइन लगाना ही दिन भर के लिए सबसे कठिन काम होता है। हमारे यहाँ वो काम वाली बाई बेचारी छुट्टी लेकर के जाती है, बोले आज एमओआई जाना है। तो मैं उसको बोलता हूँ एमओआई क्यों जाती? तो ऐसे दवाई लिखवा लिया कर ना, हमसे ठीक हो जाएगी। तो उसको एक दिन अगर एमओआई जाना है तो पूरे दिन भर की छुट्टी लेना है। दिन भर की छुट्टी लेना है तो अगेन क्या हुआ? सी इज इन इकोनॉमिकल लॉस। आप अगर एक दिन जॉब पे नहीं जाते हैं तो क्या होता है? आपका उस दिन का सैलरी कट जाती है। तो एक तो आप बीमार हुए उससे प्रॉब्लम हुई, दूसरा आपका सैलरी कट गया उससे प्रॉब्लम हुई, तो वो आपको इकोनॉमिकली लॉस करा देता है। तो इकोनॉमी भी बहुत जरूरी। आप होंगे ना कि पापा तो मैं एप्पल का ही मोबाइल लेकर के जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है ना। आपके पास जो मोबाइल है, मोबाइल का काम क्या है? फोन लगाना और फोन सुनना।
तो मोबाइल का नॉर्मल फंक्शन क्या है? सुनना और बातें करना। और हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें रियर कैमरा कैसा है और फ्रंट कैमरा कैसा है। कभी मोबाइल खरीदने समय आपने दुकानदार से पूछा कि भैया इसमें आवाज कैसी आती है, आवाज अच्छी क्लियर सुनाई देगी कि नहीं देगी? हम क्या देखते हैं, इसका रियर कैमरा कैसा है, फ्रंट कैमरा कैसा है, उसमें कितना मेगापिक्सल है। अरे ये तो मोबाइल का नॉर्मल फंक्शन ही नहीं है। पर हम हमेशा ये देखते हैं। तो इसलिए आप किसी कंपनी पे मत जाइए। इकोनॉमिकली आप अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत डालिए, है ना। पेरेंट्स कैसे पैसा कमाता है आपको पता नहीं होता है, वो पता कब होगा जब आप पेरेंट्स बनेंगे, है ना। उसमें कभी टाइम नहीं। मेरे पिताजी बहुत समझाते थे तो मुझे बोलते थे कि मैं जो समझा रहा हूँ वो अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में कब आएगा, जब तुम्हारे बच्चे होंगे। तो उतना टाइम नहीं लगाइए। आप लोग तो समझदार है, आजकल का जो जमाना है वो बहुत समझदार है, तो आपको समझना चाहिए। अननेसेसरी आप बर्डन पेरेंट्स को नहीं देंगे। जो पैसा आप किताब कापी के लिए मंगाएंगे उससे ड्रेसेस नहीं खरीदेंगे, उसको पार्टी में वेस्ट नहीं करेंगे, वो पैसे से किताब कापी ही खरीदेंगे, ठीक है। नहीं तो बोले आज बर्थडे है तो पिताजी से बोल दिया कि वो एनाटॉमी की एक किताब खरीदनी है तो मुझे 2000 डाल दो, है ना, और उसका पार्टी करेंगे। मेरे टाइम में भी करते थे बच्चे। जो लोग ऐसा करते थे वो लोग बहुत नीचे हैं मेरे से। मैं फिजियोलॉजी का टीचर हूँ, अभी मैडम बता के गई, तो फिजियोलॉजी में मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि आपका एक सही स्टेप आपको दूसरों से बहुत अलग कर देगा और आपका एक गलत स्टेप आपको बहुत नीचे ले जाएगा, फिर दोबारा आपको संभलने का मौका नहीं देगा। तो आप जिस एज में है, टीनेजर्स, आपका एक सही फैसला आपको आपकी पूरी क्लास से अलग कर देगा। कैसे? मैं तो पूरी क्लास में एक जैसा ही पढ़ाता हूँ। क्लास में 100 स्टूडेंट या 150 स्टूडेंट होते हैं, लेकिन टॉप तो कोई एक ही करता है या दो करता है। करना तो सबको चाहिए ना। मैंने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, लेकिन सब कर नहीं पाते हैं। तो वो जो डिफरेंट दिखना है वो कैसे दिखोगे आपको? आपका एक फैसला, एक सही फैसला आपको पूरी भीड़ से अलग कर देगा और एक गलत फैसला आपको बहुत नीचे ले जाएगा, जहां से वापस संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने फैसले बहुत सोच समझ करके लीजिए। तो आयुर्वेद हमको क्या सिखाता है कि हेल्थ का मतलब माइंड और बॉडी दोनों सही होना चाहिए। और WHO ने क्या बताया हमको कि मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। सोशली वेलबींग कैसे होंगे हम? कि हमारे पड़ोस के रूम का स्टूडेंट वो भी अच्छा पढ़ना चाहिए, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, तब हम सोशली वेलबींग कहलाएंगे। हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो हमको उसको हेल्प करना है। हमारे पड़ोसी के यहाँ अगर अच्छी नई कार आ गई या नया फ्रिज आ गया स्मार्ट, तो उसको देख करके हमको जलना नहीं है, तब हम सोशली वेलबींग है। नहीं है, नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे मित्र को उसको वो दूसरी टाइप की वीडियो भेज देते हैं कि इसमें रात भर वो बिजी रहेगा और वो परेशान रहेगा, पढ़ नहीं पाएगा, और हम पढ़ लेते हैं। तो ये वाला जो सोशली है ना, वो ठीक नहीं है, वो एंटी सोशल बनाता है आपको। WHO के अनुसार आप बीमार। तो आपको कैसा सोचना है? भले वो आपका कंपटीटर है, लेकिन आपको उसको हेल्दी कंपटीशन रखना है। आपको पता है कि वो आपसे ज्यादा नंबर पाएगा या आपसे ज्यादा नंबर पा सकता है, तो आपको उसको फिर भी सपोर्ट करना है ना। मैं लोग आते हैं, जो भी हेल्प हो सकता है तुरंत ही करता हूँ। जब मोबाइल पे आउटगोइंग कॉल के पैसे लगते थे तब भी मैं फोन लगाने में सोचता भी नहीं था। तो जब आप इस तरीके का नेचर रखेंगे, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। डॉक्टर इज सेकेंड गॉड। आपका पहला कर्तव्य ही है दूसरों का हेल्प करना। तो हेल्प करना जरूरी नहीं कि आप ट्रीटमेंट से ही हेल्प करेंगे। ट्रीटमेंट तो आप करेंगे ही, लेकिन उसको सोशली हेल्प करना है। मेरे यहाँ भी मैंने 2-3 जूनियर डॉक्टर रखा है। ये डॉक्टर विवेक शर्मा, ये भी जूनियर डॉक्टर है। एक दूसरा डॉक्टर है, उसको बोलता हूँ कि जो ओल्ड एज के लोग आते हैं ना, ओल्ड एज के लोग आते हैं 65-70 साल, उनकी बीमारी क्या है? अकेलापन। उनका बेटा, एक बेटा था, वो US में रहता है, बड़े कंपनी का मालिक है। यहाँ माँ बाप बीमार है तो परेशानी क्या है उसको? अकेलापन। मैं बोला उसको आप केवल बोल दीजिए, आइए माता जी क्या परेशानी है,
केवल आप इतना ही पूछ लीजिए, अरे दादा आप कैसे हो, उतने में तो उसका आधा दर्द खत्म हो जाता है, वो रो देता है। सोशली हम उसको इतना सपोर्ट करते हैं कि वो ठीक हो जाता है, दवाई तो बाद में असर करती है। लोग तो मुझे बोलते हैं कि आप तो इतना अच्छे से फोन पे बात करते हो कि हमारी आधी परेशानी तो ऐसे ठीक हो जाती है। और मेरे बच्चे क्या बोलते हैं कि पापा आप जैसा मरीजों से बात करते हो वैसा हमसे नहीं बात करते। भाई मरीजों को अलग सिंपैथी की जरूरत है, तुमको तो सही रास्ता बताने की जरूरत है। और ऊपर से हमारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, बोले यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी है, अगर 9 बजे लेक्चर है तो 9:01 के पहले ही उसको आना पड़ेगा, 8:58 या 8:59 पे। वंस आई एंटर द क्लास, उसके बाद कोई नो मे आई कम, स्ट्रिक्टली रूल्स है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो ही तो आप अच्छा काम कर सकेंगे। तो सबसे जरूरी आपके लिए क्या है? डिसिप्लिन। अगर मैं डॉक्टर होते हुए दौड़ते भागते क्लास के टाइम पे आ सकता है तो स्टूडेंट को क्या काम है? उसको तो क्लास के टाइम पे आना ही चाहिए क्लास में। तो आपके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन कहाँ बताता है? कौन से पिक्चर में खूब अच्छा? वो चकते इंडिया में उसने बोला सुबह उठ करके जा ग्राउंड के 4 राउंड लगा, बोला था ना शाहरुख ने, देखा होगा ना? तो ऐसा नहीं देखा तो देख लेना। तो ऐसा डिसिप्लिन आपको चाहिए पढ़ने के लिए। मेरे पिताजी तो 4 बजे भोर में जगा देते थे, बोले जाओ घूम के आओ 2-3 किलोमीटर। तब थोड़ी ऐसे रूम थे, घूम करके आना पड़ता था 2-3 किलोमीटर। तो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स की सबसे पहली प्रायोरिटी है, पढ़ाई है। आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। आपको जहां आप रहते हैं, जहां बाहर निकलते हैं तो देख करके लोगों को लगना चाहिए कि यह डॉक्टरी पढ़ रहा है। उस तरीके का डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ये कैसे होगा भाई? आपका वो पंच तत्व तो सुना होगा ना, है ना? हमारा शरीर किससे बना हुआ है? ये पंच तत्वों से बना हुआ है। और शरीर मिल किस में जाएगा वापस? इन्हीं पंच तत्वों में। तो ये पंच तत्व हमारे जो है ये हमारे बैलेंस में होना चाहिए, है ना? अभी आपने सुना होगा कि वो बुढ़े दादा नाना उनको सोडियम की कमी हो गई थी, तो क्या लग रहा है? सोडियम का इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है। लूज मोशन हो जाता है तो क्या होता है? हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो क्या करते हैं? पानी का बॉटल लगाते हैं। तो ये भी बैलेंस स्टेट में होना चाहिए। केवल दवाई से नहीं ठीक हो जाएगा, आपका जो एलिमेंट्स है वो भी बैलेंस स्टेट में चाहिए, तभी आप फिजिकली हेल्दी रह सकेंगे। ये हमारा आयुर्वेदा का जो थीम है वो क्या है? वात, पित्त और कफ। आयुर्वेदा क्या सोचता है कि हर बीमारी कैसे आती है? या तो आपके अंदर वात की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कफ का कोई प्रॉब्लम हो गया है, या फिर पित्त का कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो जब ये डिस्टरबेंस होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती है। तो वो लोग इसको बैलेंस स्टेट में लाने का कोशिश करते हैं, जिससे हम वापस नॉर्मल हो सकते हैं। योग की मैं बात कर रहा था। योग क्या है? योग संस्कृत वर्ड शब्द से लिया हुआ है, जिसका मतलब है यूनियन, जोड़ना। ठीक है? योग क्या करता है? चित्त वृत्ति निरोध करता है। योग को मैंने 2 तरीके से आपको बताया था, एक तो वो मैकेनिकल काम करता है और दूसरा वो इलेक्ट्रिकल काम करता है। तो मैकेनिकल कैसे करता है? मैकेनिकल मतलब जो आसन है वो करेक्शन की ओर ले जाता है, और जो उसके प्राणायाम है या ध्यान है वो ध्यान आपको मतलब शरीर से माइंड को जोड़ने का काम कौन करता है? योग करता है। योग का मतलब है चित्त वृत्ति निरोध। तो आप अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो योग आपको सही रास्ते पे लाने का कार्य कर सकता है। ये इस तरीके से आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यहाँ तक जा सकते हैं। तो ये हमको योग सिखाता है। योग क्या सिखाता है? योग हमको ये सिखाता है कि हमको संयमित जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? और स्टूडेंट्स को कैसा जीवन जीना चाहिए? मितव्ययी।
मितव्ययी का मतलब आप समझते हैं? नहीं समझते हैं ना? कम खर्चीला है ना, मतलब बर्थडे पार्टी 200 में भी हो सकती है, तो 2000 उसके लिए खर्च नहीं करने का। इस तरीके से आप ध्यान लगा सकते हैं। ये योग है। यूनानी पे जाने से पहले मैं योग के 2 आसन बता देता हूँ। एक आ जाओ बेटा, ऐसे आ जाओ इधर, वॉलंटियर। हाँ बताया, दोनों आसन मैं करा करके दिखा रहा हूँ। बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल मतलब गर्दन है ना, रोज मोबाइल चलाते हैं तो उनको क्या करना रहेगा। और जिनको बैठने पे कमर दर्द होता है, आप लोग अभी अपने मम्मी पापा से बात करोगे तो बोलेंगे ना, बेटा कमर दर्द हो रहा है, कोई दवाई बता दो। तो दवाई क्या बता रहा है वो समझ लो। सबसे पहले मैं लंबर के लिए बता रहा हूँ। लंबर के लिए सेतु बंध आसन करना है। सेतु बंध आसन को ब्रिज पोज बोलते हैं। ब्रिज पोज कैसे करेंगे? दोनों पैरों को नीचे और कमर को उठाना है, पैर को और उठाना और वेरी हाँ सीधा बिल्कुल आराम से श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिज पोज या सेतु बंध आसन। जिसको भी कमर में दर्द होता है, आसन जो है बहुत आसानी से धीरे धीरे करते हैं। आसन का मतलब है सुख आसन, मतलब ऐसा आप करेंगे जिसमें शरीर को दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा, सुख आसन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले धीरे धीरे पैर को मोड़ेंगे। पैर मोड़ने के बाद कमर को ऊपर उठाएंगे। यस, वेरी गुड। थोड़ी देर रोक करके रखेंगे, बिल्कुल आराम से श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फिर वापस धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। पहले कमर पूरा नीचे जाएगी, फिर पैर वापस सीधे करेंगे। ये था सेतु बंध आसन, है ना। हमारे घर में क्या होता है, मम्मी सबसे पहले जगती है और सबसे आखिरी में सोती है। दिन भर काम करते रहते हैं वो लोग, तो उनको कमर में दर्द होता है। तो उनको आपको क्या बताना है? सेतु बंध आसन। ठीक है। एक और मैं बता दे रहा हूँ, वो मैंने जिक्र नहीं करा था। आराम से बैठे, दोनों पैरों को ऊपर ले जाना है। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। वैसा पकड़, वेरी गुड। दिस इज अर्ध सर्वांगासन। पूरा सर्वांगासन के लिए तो पूरे पैर और कमर भी ऊपर जाना चाहिए, पर इतने से भी काम हो सकता है। ये अर्ध सर्वांगासन है। जिनको भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है वो इससे ठीक हो सकता है पूरा धीरे धीरे। जिनको भी वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है उसको आप अगर अर्ध सर्वांगासन भी करने की सलाह देते हैं, दिन में 2-3 बार 4 बार उसको करना है और एक बार में 15 से 20 बार। ऐसे ही सेतु बंधासन भी दिन में 4 बार करना है दवाई के जैसा, और एक बार में 15 से 20 बार। आप खुद करके देख लीजिए, आपको तुरंत थकान और दर्द दूर हो जाएगा। तो उसके लिए एकदम सरल आसन है, उसको बोलते हैं भुजंगासन या कोबरा पोज। बहुत इजी है। हाथ दोनों मोड़ लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी गुड, यस गुड, शाबाश। धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे, फिर चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, बस वेरी गुड। दिस इज कोबरा पोज या फिर भुजंगासन। जिसको भी गर्दन पे दबाव रहता है तो वो इससे ठीक हो सकता है। सबसे पहले पेट, फिर छाती, फिर माथा। करवट लेकर के आ जाइए। बहुत सारा धन्यवाद। क्या नाम है? निहारिका। वाह, इतना अच्छा नाम है इसका। देखो इसको एक बार। तो हम क्या कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि सभी बीमारियों में दर्द की दवाई दे दें। दर्द की दवाई से अगर लोगों का दर्द ठीक हो जाता तो इस दुनिया में दुख ही खत्म हो जाता। हर चीज का दवाई नहीं हो सकता है। तो आपको ये समझना है कि दवाई के अलावा क्या हो सकता है जो उसको हेल्दी करने में हेल्प कर सकता है। अभी मैंने बताया आपको, तो ये इस तरीके से उसका डिटेल्स है। नेक्स्ट, उनका ये इस तरीके से उन लोगों का सोचना है। नेक्स्ट, सिद्धा के बारे में मैंने आपको बताया कि सिद्धा जो है पूरे देश में केवल साउथ में यूज होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। ट्रेडिशनल मेडिसिन है। आगे मैडम आपको चाइनीज मेडिसिन, इजिप्ट मेडिसिन और भी पढ़ाएगी PSM में, लेकिन वो नेक्स्ट और नेक्स्ट। नेचुरोपैथी पे मैं बात कर रहा था कि आपको हीट कोल्ड या फिर जो थर्मल ट्रीटमेंट है, आपको मिट्टी से, पानी से, तेल से चिकित्सा की जाती है।
तो नेचुरोपैथी को भी एक सिस्टम बना दिया है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम, BYNS। तो वो भी 5.5 साल का कोर्स है और अभी प्रचलन में काफ़ी तेजी से बढ़ा है। अब देखिए कि जब कोरोना हुआ था 2020 में, तो आप लोग सब लोग, दुनिया दो तरीके से लिखी जाएगी, एक कोरोना के पहले की दुनिया और एक कोरोना के बाद की दुनिया। तो यू आर लकी इनफ कि आप कोरोना के बाद बचे हुए हैं और बाद की दुनिया में लिखे जाएंगे। तो हमने कोरोना को कैसे देखा? कोरोना ने हमको बताया, पहले लोग क्या बोलते थे, एलोपैथिक दवाई के साथ होम्योपैथी नहीं ले सकते, होम्योपैथिक दवाई के साथ आयुर्वेदिक नहीं ले सकते, आयुर्वेदिक की दवाई के साथ नेचुरोपैथी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते भाई? जब हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है तो आप कुछ भी डालो, तुम्हारे अनुसार तो उसके शरीर में दवाई जाने वाली नहीं है। उसका सिस्टम है, उसके शरीर में उसी सिस्टम से दवाई असर करेगी। तो उसको कोरोना ने लोगों को समझा दिया। कोरोना में क्या हुआ, लोग खूब बड़े बड़े अस्पताल में एडमिट थे, इवन ICU में भी एडमिट थे। तो वहाँ क्या किया उन्होंने, सुबह उठ करके काढ़ा पीते थे, एलोपैथिक दवाई खाते थे, उसके साथ काढ़ा पीते थे। फिर क्या करते थे, वो होम्योपैथी के आर्सेनिक एल्बम आपने सुना होगा ना, आर्सेनिक एल्बम भी खा लेते थे, होम्योपैथी की दवाई। सबसे पहले क्या किया, काढ़ा पिया आयुर्वेद से, फिर होम्योपैथिक दवाई खा होम्योपैथी से, फिर क्या किया, भाप लिया नेचुरोपैथी से, फिर क्या किया, योग भी किया, ब्रीथिंग आसन, योगा भी कर लिया, फिर आपकी एलोपैथिक दवाई खा। तो मतलब हमारे जीवन को बचाने के लिए जो भी चीजें जरूरी है वो हमको करना है, वो आपको सीखना है, वो आपको आना ही चाहिए, है ना। तो जब अपने जीवन पे आती है तो क्या होता है, फिर लोग पैथी नहीं देखते, बस दूसरों को सलाह देने के लिए सब देखते हैं। हम लोग पार्टी में जाते हैं तो कैसे खाना खाते मालूम है, आजकल तो वो शादी का मेनू 101 आइटम, उसमें वो सारा चाइनीज होता है, फिर मंगोलियन होता है, फिर इटालियन होता है, फिर वो अपने यहाँ का राजस्थानी होता है, फिर मारवाड़ी होता है, फिर जैन फूड होता है, फिर पंजाबी होता है, फिर दाल चावल रोटी सब्जी जलेबी रसगुल्ला और भजिए चटनी अचार पापड़ सलाद, मतलब दुनिया भर का 10 प्रकार का डेजर्ट होता है। मर जाएंगे, ऐसा सोचते क्या? नहीं सोचते, बस दवाई के लिए। अरे एलोपैथिक दवाई खा रहे तो उसके साथ होम्योपैथी नहीं खा सकते। अरे क्यों नहीं खा सकते भाई, दोनों का तो नेचर ही अलग अलग है ना। फिर इस तरीके से मुझे पेशेंट आकर के बोलते हैं, बोले साहब वो तो बोले कि आप इसके साथ ये नहीं खा सकते। मैंने क्यों नहीं खा सकते, अपन घर में तो रोज दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ खाते हैं ना। फिर आज आप घर जाइएगा, एक दिन रोटी बनाइएगा, अगले दिन दाल बनाइएगा, अगले दिन चावल बनाइएगा, अगले दिन सब्जी बनाइएगा, एक एक चीज एक ही दिन में खाना, तो उसको समझ में आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारे बताए अनुसार उसके शरीर में जाएगा, उसके शरीर में एक सिस्टम काम करता है, वो सिस्टम ही काम करेगा। नहीं, होम्योपैथी क्या है भाई? होम्योपैथी इज सिस्टम बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट बॉडी कैन क्योर इटसेल्फ। हमारे यहाँ क्या बताया, होम्योपैथी में बोला कि सब कुछ माइंड से ठीक हो सकता है ना। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, ऐसा इनका मानना है। मतलब हमारे जो डॉक्टर सैमुअल हैरीमैन थे, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जिस तरीके की आपको परेशानी है उस तरीके से आप ठीक भी हो सकते हैं। वो कुछ मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे जर्मनी में, तो उन्होंने पाया कि क्विनिन जो है, क्विनिन लेने से लोगों को बुखार आ सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर क्विनिन लेने से बुखार आ सकता है तो क्विनिन लेने से बुखार उतर भी सकता है। तो उससे उन्होंने ये इस तरीके की नई सिस्टम बना दिया। हमने कहा देखा है, पॉइजन से पॉइजन का इलाज करते हैं, और सिंपल भाषा में कहा देखा है, लोहा ही लोहे को काटता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो होम्योपैथी इज मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, जो एलोपैथी के बाद दूसरे नंबर पर प्रैक्टिस की जाती है पूरी दुनिया में। और हिंदुस्तान जो है वो लीडर है होम्योपैथी का। मतलब होम्योपैथी के जितने कॉलेज या जितने डॉक्टर हमारे देश में हैं, उतना विश्व में किसी भी देश में नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि सिम्टम बेस्ड है होम्योपैथी में। जब 1790 में होम्योपैथी बनाई गई थी तो उतना इन्वेस्टिगेशन
में एडवांस नहीं था मेडिकल सिस्टम। इन्वेस्टिगेशन में एडवांस तो बहुत बाद में हुआ। मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं 1976 में डॉक्टर बन गया था। आप लोग तो पैदा नहीं हुए थे कोई। तो 1976 में मैं जबलपुर गया। तो जबलपुर में एक डॉक्टर के साथ मैं बैठता था। तो वहाँ पे मरीज दिखाने आते थे। तो वो लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब मेरी फोटो देख लो। मैंने कहा फोटो क्या होता है? मैं 2-3-4 दिन तो कुछ नहीं बोला। मैं नया डॉक्टर बन के गया था। तो हर मरीज आया तो बोले मेरी फोटो देखा आपने? तो मैं सोचा ये फोटो क्या होता है। तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछ लिया कि बोले आप कौन सा फोटो देखते हैं? जब मरीज खुद ही आता तो उसका फोटो क्यों देखने की क्या जरूरत है? तो बोले यहाँ एक्सरे को फोटो बोलते हैं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 200-400 साल पुरानी, 1997 1998 की बात बता रहा हूँ, जब एक्सरे को हमारे देश में फोटो बोलते थे। ठीक है कि आपने लिखा था तो मैंने फोटो निकलवा लिया था। आपने देखा फोटो? तो वो एक्सरे हमारी फोटो हुआ करती थी। उस समय निगेटिव भी चलता था ना, वो कैमरा जो था कैनन का, उससे वो निगेटिव रील होती थी। उसके बाद हमारे सामने ही 97 या 98 में सीटी स्कैन आया था। एक अस्पताल में सीटी स्कैन लगा तो पूरा हंगामा मच गया कि अरे वो अस्पताल में सीटी स्कैन आ गया। फिर 99-2000 में एमआरआई आ गया। और मैं यहाँ 99 में इंदौर आ गया। तो यहाँ पे किसी एक अस्पताल में एमआरआई लगा था उस समय। तो आप सोचिए एमआरआई का कितना है ड्यूरेशन? 20 साल 22 साल। तो उस समय इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं था। तो सिम्टम बेस्ड थी होम्योपैथी। और सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स आर द आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज। सिम्टम्स क्या है? आपको सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द किसी कारण से हो रहा होगा, शरीर में कोई बदलाव आया होगा, इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज। तो अगर हम उसको सिर दर्द को ठीक करेंगे तो आपका बीमारी भी ठीक हो जाएगा। तो इस पे बेस्ड थी हमारी होम्योपैथी। और उनका जो हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या था? स्पीडी, जेंटल एंड एंड्यूरिंग रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। आपका जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मरीज को कितना जल्दी और कितना आसानी से ठीक किया जा सके। उसके लिए जो भी मेथड आप अप्लाई करें वो सारा मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए हमको यहाँ भेजा गया है आपको आयुष के बारे में जानकारी देने के लिए। इस तरीके से आप क्योर का मतलब क्या होता है? क्योर का मतलब ये होता है कि मरीज जब हमारे पास आया था, जब उसको बीमारी हुई नहीं थी, वैसा हो जाना इज क्योर। हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब जब हमने आपका इलाज लिया तो मैं ऐसा महसूस करने लगा जैसा 15 साल पहले महसूस करता था। तो ऐसा महसूस करना ही क्योर है। मेडिसिन जो है उसका पोटेंटाइजेशन और सक्शन दवा बनाने का तरीका है, जिसमें डेसिमल, सेंटिसिमल और 50 मिलीसिमल पोटेंसी यूज की जाती है। स्केल ऑफ पोटेंसी, सेंटिसिमल स्केल, डेसिमल स्केल और 50 मिलीसिमल स्केल। सेंटिसिमल स्केल आप देखे होंगे, आपको जो छोटी छोटी गोलियां मिलती है वो सारा 30 to 100 या 1 ml पावर का रहता है। और जो बायोकेमिक टैबलेट होती है वो डेसिमल स्केल पे बनी होती है। इस तरीके से 50 मिलीसिमल स्केल जो है वो और हाईएस्ट पावर है, जो डिस्टिल वाटर में हम लोग देते हैं। और डायबिटीज के पेशेंट, शुगर के पेशेंट भी उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से ये आप लोगों ने डायमंड पिल्स देखा होगा, जिसको साबूदाना की गोलियां बोलते हैं, पर मैं उसको डायमंड पिल्स बोलता हूँ। ये मायाजम है, कुछ सोरा सिफिलिस साइकोसिस होता है। आपको इतना ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आपको तो केवल ये पता होना चाहिए। होम्योपैथी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? किसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। साइड इफेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ड्रग सब्सटेंस आपके शरीर में नहीं जाता है। बनाई कैसे जाती है? 1 पार्ट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस और 99 पार्ट ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उससे फर्स्ट पोटेंसी बनती है। फिर सब्सिक्वेंट पोटेंसी के लिए उसको फिर 1 ml ऑफ फर्स्ट पोटेंसी, फिर उसमें 99 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ऐसा लेते चले जाता है। तो उसको पोटेंटाइज करता है, तो आपके शरीर में ड्रग सब्सटेंस नहीं जाता है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, हालांकि वो मेरे सिलेबस में नहीं था, पर मैं आपको बताना
कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो हॉस्टल में रहते हो तो आपको ये डाइट और रेजिमेंट का बहुत ध्यान रखना है। मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो कॉलेज के मालिक हैं और हॉस्टल चलाते हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि जब बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के खाना खाते हैं ना, वो चाट वाट खाते हैं, पानी पूरी और क्या वो दही बड़ा और वो पाव भाजी और बहुत सारा ना, छोले भटूरे, इडली सांभर और क्या क्या। तो डाइट में रेजिमेंट का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं है ना। और स्टूडेंट अगर बीमार होगा, मैंने क्या बताया था पहले कि अगर काम करने वाला बीमार होगा तो उसका इकोनॉमिकल लॉस होगा, और अगर स्टूडेंट बीमार होगा तो उसका इकोनॉमिकल लॉस तो होएगा ही होएगा, क्योंकि रोज की आपकी फीस आप कैलकुलेट कर लो, कितने लाख रुपए आपने फीस जमा किया है, उसको डिवाइडेड बाय 365 डेज कर लो, तो पर डे का आपका कैलकुलेट हो जाएगा, वो तो लॉस हो ही रहा है। उसके अलावा क्या लॉस होगा, आपका आज का स्टडी लॉस हो जाएगा, जिसको आप कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ उसमें से काफी सारा किताब पे लिखा होगा, काफी सारा नेट पे भी अवेलेबल होगा, लेकिन जो यहाँ बैठा है उसको डायरेक्ट वो रिमोट मेमोरी में चला जाएगा। क्लासरूम टीचिंग का क्या बेनिफिट है, डायरेक्ट आपके रिमोट मेमोरी में चला जाएगा, जबकि आप उसको किताब से पढ़ेंगे या यूट्यूब से पढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट रिमोट मेमोरी में उतना नहीं जा पाएगा। तो डाइट रेजिमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। हमारे जो पूर्वज लोग थे, बुजुर्ग लोग, दादा दादी, नाना नानी, वो ठंड में गुड़ का लड्डू बनाते थे, सुना है आप लोगों ने? गुड़ और ड्राई फ्रूट का लड्डू। गुड़ और ड्राई फ्रूट के लड्डू में आखिर ऐसा क्या है जो ठंड में बनाते थे? यस, कोई बना सकेगा? वेरी सिंपल, गुड़ में क्या है? आयरन। और बादाम में क्या है? ड्राई फ्रूट में क्या है? प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन का अगर आप प्रॉपर कॉम्बिनेशन खाएंगे तो आपको एनीमिया नहीं होगा, खून की कमी नहीं होगी। वो लोग बोलते थे कि हड्डी मजबूत रहेगी। खून बनता कहाँ है? बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ होता है? हड्डी में। तो आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, बोन मैरो प्रॉपर काम करेगा, तो आपको खून की कमी नहीं होगी। खून की कमी नहीं होगी तो आप बीमार नहीं होंगे, आपका इम्यूनिटी पावर बेहतर रहेगा। तो अभी घर से गुड़ का लड्डू मंगवा लेना, ड्राई फ्रूट का लड्डू, नहीं तो गजा का अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ हर एज के अनुसार भी डाइट बताया गया है। बच्चों को खाने में क्या लेना है, आपकी उम्र में क्या खाने में लेना है, और ओल्ड एज में खाने के लिए क्या लेना है। अभी आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाएगा बोन मैरो, तो बोन मैरो में हमारे पास क्या है? रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो जो है वो आपके पास 40 साल की उम्र तक ज्यादा होता है, उसके बाद 40 साल के बाद वो रेड बोन मैरो कम होता चला जाता है, उसकी जगह येलो बोन मैरो ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि लाल ब्लड, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी कम होती चली जाएगी प्रोडक्शन। तो आरबीसी जब कम होती चली जाएगी तो ओल्ड एज में वो कमजोर हो जाएगा। अगर आपके पास ब्लड कम रहेगा, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, आरबीसी कम रहेगा, तो आप जल्दी जल्दी बीमार होंगे। तो अगर आप प्रॉपर डाइट का ध्यान रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पालक पनीर के साथ बनता है। पनीर में क्या है? प्रोटीन, और पालक में क्या है? आयरन। तो पालक पनीर का कॉम्बिनेशन है, समझ गए? तो इस तरीके से आपको डाइट का ध्यान रखना है। इस समय आंवले का सीजन है, आंवला खाइए। आंवला तो अमृत के समान है इस धरती पर। जिनको बाल झड़ता है वो आंवला खा करके देखें, बाल झड़ना रुक जाएगा। या फिर शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे आपका मेमोरी बेहतर हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी, बाल झड़ना रुक जाएगा। देख लीजिए आप लोग, तो वो कौन सी ब्रोकली खाने वाले उम्र के हैं ना, ब्रोकली और वो क्या शिमला मिर्च और ये सब, जिसका क्या यूज है पता नहीं, मैं तो भाई वो बादाम वाला आदमी हूँ। ये इस तरीके से प्यूबर्टी में आपको क्या खाना चाहिए? आपको ऐसे विटामिन, कैलोरी और मिनरल वाले लेना चाहिए जो आपको पढ़ाई करते समय थकान न महसूस कराए। नहीं तो क्या होगा? पापा मैं तो थक गई, आज कॉलेज में इतना लेक्चर था कि लेक्चर अटेंड करते करते ही थक गई, तो मैं आते ही सो गई। तो थक कैसे जाएंगे? जैसे ही ब्रेन में प्रोटीन की कमी होगी तो आपको थकान आ जाएगी। आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पावर क्या है? प्रोटीन। तो डाइट में आप प्रोटीन का मात्रा सफिशिएंट लीजिए। ये थोड़ा सा ऐसा बता दिया है। रोज थोड़ा सा दूध लीजिए। आप लोगों को अगर यहाँ हॉस्टल में मिलता होगा तो देख लीजिए, नहीं तो फ्रूट्स लीजिए, नहीं तो ड्राई फ्रूट लीजिए। सबसे इजी ऑप्शन ये है, ड्राई फ्रूट रखिए घर पे, उसको खाया करिए। अखरोट खाया करिए, बादाम खाया करिए, किशमिश लिया करिए, या फिर खारा, पिंड खजूर, जो जिसको पसंद हो आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। नेक्स्ट,
ले लेंगे ये लोग, समझदार लोग हैं। हमारे यहाँ वो 2 बच्चे हैं ना, 2 MBBS किए हैं, तो वो सारा सलाद पहले ही निकाल देते हैं घर में। जब सलाद उनको मिलेगा ना तो खाते ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ उनको कि तुम्हारे टीचर ने बोला होगा कि सलाद मत खाया करो, तो सलाद वगैरह भी थोड़ा खाया करो। मैं एनीमिया पे बहुत सारा काम करता रहता हूँ, लोगों को समझाते भी रहता हूँ। फीमेल्स हमारे यहाँ की देश की फीमेल्स जो है वो स्पेशली एनीमिया के लिए जानी जाती हैं। मैंने पिछले साल फरवरी मार्च में 100 महिलाओं का जांच कराया था ब्लड का। वो अपने आप को नॉर्मल मानती थी महिलाएं। 100 में से 48 का हीमोग्लोबिन कम था। कितना कम था? 10 ग्राम % के नीचे था। और आपको विश्वास नहीं होगा, 8 से 10 महिलाओं का हीमोग्लोबिन तो 6 to 8 ग्राम था, उनको पता भी नहीं था। और वो काम करती थी, रेगुलर उनके काम करती थी, बोले हम तो एकदम हेल्दी है। तो आप सोचिए पेशेंट हमारे पास कब आता है? जब वो काम करते करते चक्कर आ जाता है, गिर जाता है। लोगों को जिसको चाहिए तो आपकी डीन मैडम से बात कर लेना, मैं भेजवा दूंगा। बहुत सस्ती है, 280 रुपए की है। उसका अभी विमोचन हुआ था, राज्यपाल जी ने किया था भोपाल में 25 दिसंबर को। अभी हमारे प्रदेश में एक मुहिम चली है कि एनाटॉमी की या फिजियोलॉजी की ऐसा हिंदी में किताब होनी चाहिए। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के लिए है उनके लिए भी आसान कर देगा ये। आपको फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि आप एक नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं। इंग्लिश के अलावा हमारे पास जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी अलग हो जाती है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जब आप सीखते हैं तो वो कठिनाई होती है, तो उसको मैंने थोड़ा सरल भाषा में लिखने का कोशिश किया है, जो इजीली अवेलेबल है। इसको मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने प्रकाशित किया है, भोपाल में सरकार से प्रकाशित हुई है। लिखा मैंने था, प्रयास मेरा था, सरकार ने उसको प्रकाशित किया है और सरकारी तरीके से उसका विमोचन भी हुआ है। तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी ले सकते हैं, और नहीं मिले तो आप हमसे भी ले सकते हैं। कॉलेज में भी मैं कोशिश करूंगा अवेलेबल हो जाए। ये आपके उच्च शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, उनको देख करके बहुत अच्छा लगा। ये आपके मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आपका ये LNCT यूनिवर्सिटी से है, मेडिकल यूनिवर्सिटी से कॉलेज? LNCT। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के VC हैं, उनको भी मैंने दिखाया। तो सभी लोग मेरे कार्यों की तारीफ कर रहे हैं, पर मैं तो करते रहता हूँ, तारीफ वारीफ कुछ नहीं, काम करना चाहिए। लास्ट, थैंक यू, लास्ट बट नॉट लीस्ट, होपिंग सो कि सबको अच्छा लगा होगा। किसी तो मैं तो बता रहा था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राशिफल देखिए एक जैसा हमारा रूटीन रहता है, पर किसी दिन हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, किसी दिन हम बहुत बुरा असर रहता है। मतलब किसी दिन हमको कॉलेज जाने की इच्छा ही नहीं होती है, किसी दिन हम बहुत खुशी खुशी कॉलेज चले जाते हैं। दैट इज ड्यू टू हमारे राशि। राशि कैसे अफेक्ट करती है? जब सूर्य चंद्रमा की जो ये गति है वो समुद्र में तूफान ला सकता है, तो हमारे शरीर पर असर क्यों नहीं कर सकता है? मैं जिस दिन सोचता हूँ कि आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, उस दिन बीमार हो जाता हूँ, खुद की नजर लग जाती है। तो ये भी चीजें सारा इलेक्ट्रिकली बेस्ड होती है। हमारे पास लाइव भगवान कौन है? लाइव भगवान कौन है? सूर्य चंद्रमा, हम जिसको देख सकते हैं। ये हमारे लाइव भगवान है ना। लोग बोलते हैं कि सूर्य को आप जल चढ़ाइए, सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी आंख तेज हो जाएगी, आपके चेहरे पे तेज आ जाएगा। तो हम सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं। प्रकाश तेज का द्योतक है, तो ये हमारे लाइव देवता है ना। चंद्रमा को कई लोग वो क्या करवा चौथ और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो चंद्रमा को ऐसे ऐसे दिखाते ना अपने पति को, तो उससे उनकी लाइफ बढ़ती है। तो ये हमारे लाइफ देवता है, जिससे हम क्या पाते हैं? एनर्जी पाते हैं। तो इस तरीके से आप एनर्जी पाने के लिए सारा कुछ करते हैं ना। जब आप एनर्जी से भरपूर है तो आप बीमार नहीं होंगे। हमने शवासन बताया, शवासन का क्या उपयोग है? अपने मोदी जी है ना, नरेंद्र मोदी जी, वो सोते ही नहीं है, एक ही दिन में 2-3 देश तो निपटा ही देते हैं। तो 2-3 देश कैसे निपटा देते हैं भाई? शवासन करके एनर्जी रिस्टोर कर लेते हैं ना। अगर आपने 15 मिनट का शवासन किया तो 3 घंटे की नींद के बराबर है। दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। नेता कितना काम कैसे करते हैं? नेता की अभी कभी जीवनचर्या आपने सुना? वो नेता रात को घर पे कितने बजे पहुंचता है? रात को 2 बजे, और
सुबह 6 बजे 8 बजे वो लोगों से मिलने के लिए तैयार बैठा होता है। सब लोग नेता को गाली देते हैं ना कि नेता ऐसा भ्रष्ट है, ये है, वो है, जो भी है, पर नेता के बारे में कभी आपने पढ़ने की कोशिश करो ना। मैंने आपको क्या बताया कि आपका एक सही स्टेप अच्छा कैसे होगा? जो लोग सक्सेस है उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़िए कि आखिर उनको सफलता मिली कहां से, उन्होंने उसके लिए क्या प्रयास किया। हम देखते हैं ना अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ने की कोशिश करिए ना। नरेंद्र मोदी, वो बोलते चाय बेचता है, अब हमने तो नहीं देखा चाय बेचता है ना, पर एक आदमी तो है ऐसा पूरे 130 करोड़ जनसंख्या में जो ये बोल सकता है कि ये रुपए कागज के टुकड़े हैं। किसी में इतना दम है ना? 8 नवंबर को उसने बोला कि ये रुपए आज से अभी से कागज के टुकड़े हैं। उस समय लोगों के घर में करोड़ों रुपए पड़े हुए थे, क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। वो करोड़ों रुपए उन्होंने कैसे कमाया होगा वो जानते हैं, पर उन्होंने क्या बोला, ये आज से अभी से कागज के टुकड़े हैं। आप लोगों ने अगर छोटे क्लास में कबीर जी के, रहीम जी के दोहे पढ़े होंगे या सुने होंगे कि ये सब नश्वर है, यही रह जाएगा, तो उसको लाइव किसने दिखाया? नरेंद्र मोदी ने। ये नश्वर है, ये कागज के टुकड़े हैं, ये आज के बाद कोई यूज का नहीं है। तो उसका जो पावर है, वो पावर तो है उसमें, वो कहां से आया? उसका एनर्जी। भाई एक आदमी के कहने पे आप घर में नजर बंद हो सकते हैं, कल से कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोरोना पकड़ लेगा। कोरोना को तो किसी ने देखा ही नहीं था, है ना? 22 मार्च को सबने स्वैच्छिक वो किया था लॉकडाउन, 20, 21, 22 मार्च को स्वैच्छिक लॉकडाउन करा था और 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया। एक आदमी के कहने पे 130 करोड़ जनता घर के बाहर नहीं निकली। उस समय तो कोरोना था ही नहीं कहीं, उस समय तो गिने चुने लोगों के पास था, लेकिन उसका पावर, उसका स्टॉक, उसका एनर्जी, उसका सम्मोहन, वो जब बोलता है तो हर कोई सम्मोहित हो जाता है। ये क्या है? ये पावर है। आपको डॉक्टर को पावर पे स्थित होना है। हर कोई तो वही मार्क्स लिखता है, हर कोई तो वही कैलकुलेट लिखता है, लेकिन मरीज ठीक नहीं होता है ना? उसको वो डॉक्टर को दिखाया था, उसने भी वही एंटीबायोटिक, वही फार्मूला लिखा, उससे नहीं ठीक हुआ, वो दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने भी वही फार्मूला लिखा, कंपनी बदल दिया, वो मरीज ठीक हो गया। कैसे? उस डॉक्टर का पावर ट्रांसमिट हुआ उसमें। सबने एक ही डिग्री लिया ना, एक ही कॉलेज से पढ़ा, टॉप किसने किया? एक ने, 2 ने, 3 ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 100 के 100, 150 के 150 टॉप तो नहीं कर पाए ना, लेकिन टॉप कर लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डॉक्टर भी बन जाएगा। पता चला जो फेल हो करके पढ़ा ना, वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। तो ये उसका पावर ट्रांसमिट होता है। लोग बोलते हैं ना तपस्या, तपस्या क्या है? डॉक्टर तपस्या ही तो करता है, किसी का दुख दर्द कम करना, इससे बड़ी तपस्या क्या हो सकती है? तपस्या करने के लिए जरूरी थोड़ी कि हिमालय पर्वत पे जाना है या पेड़ के नीचे बैठना है। आपने किसी का दुख कम कर दिया, दुख दर्द कम कर दिया, 1% अगर दुख दर्द कम कर दिया तो आपने कितना बड़ा काम कर दिया। लोग तो दुख दर्द देने के लिए बैठे हुए हैं, हर कोई पड़ोसी दुख दर्द देने के लिए बैठा हुआ है। किसी को आप बोल दो हाथ बजा दो तो वो मारने आ जाता है, किसी को बोल दो गाड़ी यहाँ से हटा लो तो वो मारने आ जाता है। हर कोई तो दुख दर्द देने के लिए बैठा हुआ है, और आप एकमात्र ऐसे हैं सोसाइटी में जो दुख दर्द कम करने के लिए बैठे हैं। हर तरह का प्रोफेशन होगा, इंजीनियरिंग होगा, MBA होगा, CA होगा, अकाउंटेंट होगा, लेकिन दुख कम कौन करता है? इसलिए तो आपको भगवान का दर्जा किया है। तो वो कैसे हो रहा होगा? वो आपका पावर ट्रांसमिशन। केवल दवाई देने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा। मैंने बोला ना कि केवल उसको बोल दो कि दादी माँ आप कैसे हो, माता जी आप कैसी हो, इतने में तो उसका दुख आधा कम हो गया। हम बोला ना कि होम्योपैथी क्या सिम्टम बेस्ड है। सिम्टम्स क्या है? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल एसेंस ऑफ द डिसीज। तो वो क्या है? उसकी पूरी बात आप सुन लोगे तो आधा तो ऐसे ठीक हो जाएगा।
मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोले वो बड़े अस्पताल में गए थे, वहाँ पे 1500 रुपए फीस लिया, डॉक्टर ने 2 मिनट सुना और बाहर भेज दिया दवाई लिख करके। तो 2 मिनट में उसका पूरी बात ही नहीं सुना डॉक्टर, तो वो ठीक कैसे होगा? डॉक्टर को वो अपनी वो बात भी बता देता है जो अपनी बीवी को नहीं बताया होता है, जो अपने दोस्त को नहीं बताया होता है। वो किससे शेयर करता है? आपसे शेयर करता है, डॉक्टर से शेयर करता है। तो जब वो अपनी बात आपसे शेयर करता है तो आपका दुख, वो अपना दुख शेयर करता है ना आपसे, तो उतना दुख उसका कम हो जाता है, तो आज ही हल्का महसूस करने लगता है। यस, एनीवन ऑफ यू? नॉनवेज खाना सही है, कुछ बोलते नहीं है तो मेरे को देखो भाई, मेरे पास एनीमिया के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। मैं एनीमिया के मरीजों को बोलता हूँ कि आप फिश खाया करें, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, मैं तो जैन धर्म से हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो मैं बोलता हूँ भैया मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ कि फिश खाया करिए। व्हाई? क्योंकि फिश में फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। अभी मैं बादाम कर रहा था, बादाम में क्या है? सेकंड क्लास प्रोटीन है। अगर आप मेडिकली देखेंगे तो फिश अगर खा रहे हैं या एग खा रहे हैं तो वो मेडिकली बेनिफिशियल है, उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन है। लेकिन अगर इसके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा तो नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है, वो मुझे किसने सिखाया था मैं बताता हूं। मैं जब 3rd BHMS में पढ़ रहा था तो मेरी ऑप्स गायनी की एक टीचर थी, वो गवर्नमेंट में पोस्टेड थी, तो उनके साथ मैं राउंड लेता था, तो वो सबको बोलती थी कि ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है, ऐसा वो बोलती थी। उनके घर में बकरीद के दिन पहुंच गया, तो मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो 3rd BHMS में पढ़ता था, छोटा बच्चा था। मैं पहुंच गया मैडम को बधाई देने के लिए बकरीद की। तो बोले आओ अश्विनी, मेरा अश्विनी कुमार नाम है, आओ अश्विनी आज तो बकरा बना है, बकरा खाते हैं। तो मैंने तो कभी देखा भी नहीं था बकरा बना हुआ। मैं बोला मैडम मैं तो कभी बकरा खाता नहीं हूँ, मैंने आज तक बकरा नहीं खाया। मैंने बोला तो बोले तू मेरी कसम खा जा कि बकरा नहीं खाना। तो मैं बोला मैडम आपकी कसम क्या खाना, लाओ बकरा ही खाना। मैं तो छोटा बच्चा था, मैं 3rd BHMS की बात बता रहा हूँ, उस समय मेरी उम्र कुछ 20-21 साल रही होगी या 22 साल रही होगी। तो बोले नहीं बेटा, अगर तू आज तक बकरा नहीं खाया तो आगे मत खाना, नॉनवेज अच्छी चीज नहीं होती। ये किसने मुझे सिखाया था? मेरी एक खान मैडम थी जो टीचर थी, तो मैं उनके बातों को आज तक भी पालन करके रखा हुआ हूँ। मैंने कभी नॉनवेज खाया नहीं और सलाह भी नहीं देता हूँ। लेकिन मेडिकली चूंकि फिश और एग जो है वो हाई क्लास प्रोटीन में आता है ना